सभी को नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रणाम भी प्रणाम अजय सहारण, वेरी गुड मॉर्निंग। कृष्णा शर्मा, सभी को नमस्कार। जल्दी से जुड़ जाएं भाई। आज हम एक नया टॉपिक शुरू करेंगे 3D के अंदर, जो हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा सिलेंडर यानी कि बेलन। बेलन वही जो आप घर पे यूज में लेते हो, वो तो एक स्पेशल टाइप का बेलन है, बट हमें इन जनरल बेलन को पढ़ना है, क्योंकि बेलन नाम लेते हमारे दिमाग में वो रोटी वाला बेलन आता है। ठीक है ना। तो अभी तक हमने गोला पढ़ लिया है, उसके अलावा हमने शंकु पढ़ लिया है, जो बहुत ही ज्यादा आसान टॉपिक होंगे, आप सभी ने पढ़े हैं। उसमें ऐसा कुछ भी नया नहीं है, ज्योमेट्री की बेसिक छोटी छोटी चीजें हैं, वो कंसेप्ट काम में आते हैं। अब जो आपके पास बेलन वाला टॉपिक है, ये इन सभी से ज्यादा आसान है। छोटा सा टॉपिक है, सिर्फ और सिर्फ 2 क्लास में आप देखोगे 3 या 4 टॉपिक हैं, बहुत ही आसान सा टॉपिक है, और यहां से अगर क्वेश्चन आता है तो वो गलत हो ही नहीं सकता है। तो करें शुरू फिर। अगर आप जुड़ गए हैं, काफी साथी जुड़ गए हैं, तो बेलन की क्लास है। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि बेलन में हमें पढ़ना क्या क्या है। आसान टॉपिक है बहुत ज्यादा। परिभाषा सबसे पहले वो जरूरी है, क्योंकि हमें जब तक परिभाषा ही नहीं पता है बेलन होता क्या है, तब तक हम चीजें हैं वो अच्छे से समझ नहीं पाएंगे। फिर है बेलन की समीकरण, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर। लंबवर्तीय बेलन, यानी कि आपके पास लंबवर्तीय बेलन को क्या बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में लंबवर्तीय बेलन, सर्कुलर सिलेंडर, सर्कुलर सिलेंडर। उसके बाद हम बात करते हैं लंबवर्तीय बेलन का समीकरण क्या होता है, बेलन का स्पर्श समतल क्या होता है, टेंजेंट प्लेन। ये तो आप बता सकते हो, अभी भी बता सकते हो। इससे t बराबर 0 होगा, जो भी आप दे दो इक्वेशन, t बराबर 0 करना है। अनवलोपी बेलन की समीकरण क्या होगी, और अनवलोपी बेलन होता क्या है। ये छोटे छोटे टॉपिक हमें करने हैं, ये बेलन के अंदर आपका सिलेबस है। तो कितना आसान सिलेबस है, और यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है, क्योंकि एग्जामिनर को पता रहता है कि विद्यार्थी शुरू शुरू में कोई भी टॉपिक हो उसमें पूरा जी जान लगा देता है, और जैसे जैसे लास्ट में जाता है तो ये सोचता ठीक है बस क्वेश्चन यहाँ से आ जाएगा। कोई भी काम वो ह्यूमन नेचर है, शुरुआत में पूरा जोर लगाता है, फिर धीरे 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 वो चीजें हैं वो थोड़ा सा उस पर जोर कम लगाता है, और वहीं से क्वेश्चन पुटअप हो जाता है। और मैंने बताया था जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल है वो बहुत ज्यादा आसान होता रहता है। तो थोड़ा सा आपको पैसेंस के साथ इस टॉपिक को पढ़ना है, बहुत ही ज्यादा आसान है। शॉर्टकट मेथड भी देखेंगे, ये नहीं कि अपन लोग शॉर्टकट मेथड देखेंगे, उससे रिलेटेड फिर अपन क्वेश्चन भी करेंगे। तो सबसे पहले परिभाषा की बात करते हैं। इससे पहले मैं बात करूंगा परिभाषा, आपने गोले की पढ़ी है। गोले की परिभाषा क्या है, 3 टॉपिक है हमारे पास बीएससी की 3D ज्योमेट्री में, गोला, शंकु और बेलन। तो गोले परिभाषा क्या है, एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, 3D के अंदर बात करें, 3D में यानी कि समष्टि में, यानी आकाश में, यानी कि अंतरिक्ष में, अंतरिक्ष में एक ऐसे गोले का बिंदुपथ जिसकी एक स्थिर बिंदु से दूरी हमेशा क्या रहती है, अचर रहती हो, तो उस बिंदु का बिंदुपथ है वो गोला कहलाता है। सेकंड हमारे पास था शंकु का परिभाषा। तो शंकु एक ऐसी सरल रेखा का बिंदुपथ है, या मैं बोलूं एक ऐसी सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए वक्र को कट करती है, या कोई पृष्ठ दिया गया है तो उसको टच करती है, तो हमें क्या मिलता है, शंकु मिलता है। अब हमें पढ़ना है बेलन की समीकरण। तो बेलन की समीकरण परिभाषा, बेलन की परिभाषा क्या होती है, बेलन की परिभाषा में भी जो बेलन है वो एक सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होता है। एक सरल रेखा द्वारा जनित पृष्ठ होता है, जो दी गई आपके पास कोई भी एक रेखा है उसके क्या होती है, दी गई रेखा की क्या होती है, समांतर होती है, तथा दिए गए वक्र को परिच्छेद या दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करती है। तो वहां पर शंकु में ध्यान रखना है, जो चर रेखा हम लेते हैं वो एक निश्चित बिंदु से गुजरती है तथा दिए गए वक्र को कट करती है या दिए गए पृष्ठ को स्पर्श करती है। यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पर आपके पास जो चर रेखा है वो एक दूसरी रेखा दी गई होगी, उसके समांतर रहेगी, और दिए गए वक्र को या तो कट करेगी या स्पर्श करेगी अगर सरफेस है तो क्या परिभाषा हो जाएगी, बेलन एक ऐसी चर रेखा द्वारा जनित पृष्ठ है जो एक स्थिर रेखा के समांतर तथा दिए गए वक्र को प्रतिच्छेद या
पृष्ठ को स्पर्श करती है। तो ये बेलन की परिभाषा आसान सी है। ए सिलेंडर इज ए सरफेस जनरेटेड बाय ए मूविंग स्ट्रेट लाइन which move parallel to a fixed straight line and intersect a given curve या टच ए गिवन सरफेस। अगर सरफेस है तो उसको टच करेगी और वक्र गिवन है तो उसको कट करेगी। तो ऐसा जो आपके पास पृष्ठ मिलेगा उस पृष्ठ को हम बेलन या सिलेंडर बोलते हैं। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक स्थिर रेखा जो होती है आपके पास, यानी फिक्स स्ट्रेट लाइन होती है स्थिर रेखा, उसको क्या बोलते हैं भाई? स्थिर रेखा को हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ बेलन। एक्स की बेलन, एक्सिस ऑफ सिलेंडर यानी उसको बोलते हैं एक्स। दूसरी चीज आपके पास यहाँ पर जो मूविंग लाइन है या आपके पास दिया गया वक्र है उसको हम बोलते हैं निर्देशिक वक्र या बोलते हैं गाइडिंग कर्व, और सरफेस हो तो गाइडिंग सरफेस, निर्देशक वक्र। और जो तीसरी चीज यहाँ पर आपके पास है मूविंग स्ट्रेट लाइन चर रेखा। तो चर रेखा आप सभी जानते हो वो कहलाती है आपके पास, क्या कहलाती है चर रेखा? जनरेटर यानी कि जनक कहलाती है, उस बेलन की जनक कहलाती है। तो बेलन की पृष्ठ पर कोई भी रेखा स्थित है वो रेखा हमेशा उस बेलन की जनक यानी कि जनरेटर कहलाती है। तो तीन चीजें हैं। अगर आप बात करो आकृति कैसी बनती है तो आपके दिमाग में हमेशा आकृति ये रहती है कि सर जो भी आपके पास ये वाला बेलन का नाम लेते हैं आपके दिमाग में यही आकृति आती है, जबकि ये आपके पास एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है। राइट सर्कुलर सिलेंडर है, लंबवर्तीय शंकु है, जैसे पाइप हो गया है, जैसे ड्रम हो गया है। बट आपके पास ऐसा बने जरूरी नहीं है। आपके पास गाइडिंग करो ये वाला टाइप का है, ये आपके पास इसके एक्सिस है तो आपके पास इसके समांतर होना चाहिए और इसको क्या कर रही, कट कर रही है या इसको स्पर्श कर रही है, तो आपके पास जो बेलन बनेगा वो भी ऊपर ऐसी आकृति बनेगी। तो इस प्रकार का बेलन भी हो सकता है, बराबर हो गए, ठीक है ना। तो जरूरी नहीं नीचे से हमेशा गोल हो, जब गोल हो जाएगा तो उसको लंबवर्तीय शंकु कहते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर कहते हैं। तो ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। ये आपके पास गाइडिंग कर्व है, ये आपके पास एक्सिस है यानी कि एक्स है, और ये आपके पास जनरेटर यानी कि जनक है। तो आपके पास एक्सिस की समीकरण गिवन होगी, गाइडिंग कर्व गिवन होगा, फिर आपको क्या निकालना है? इस रेखा का बिंदु पथ निकालना है। वही क्या हो जाएगा आपके पास? बेलन की इक्वेशन हो जाएगी, या मैं बोलूं सिलेंडर की इक्वेशन हो जाएगी। तो हमें दो चीजें गिवन होंगी, उनकी हेल्प से हमें निकालना है बेलन की समीकरण। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है इक्वेशन ऑफ सिलेंडर यानी कि बेलन की समीकरण। तो बेलन की समीकरण के लिए आपके पास दो चीजें गिवन होंगी। उस बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखा आपके पास x अपॉन एल, y अपॉन एल, z अपॉन एन के समांतर है, यानी जनरेटर है वो इस रेखा के समांतर है, और साकव है ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और z बराबर 0 को प्रतिच्छेद करता है। यानी यह आपके पास कोई कोनिक सेक्शन कर्व है यानी गाइडिंग वक्र है, यह आपके पास रेखा एक्सिस है। तो इसके समांतर रेखा द्वारा जो बेलन का निर्माण होता है उस बेलन की समीकरण हमें निकालनी है। तो पहले हम मेथड समझते हैं, उसके बाद हम इसको शॉर्टकट मेथड से भी देखेंगे किस प्रकार कर सकते हैं, जैसे हमने शंकु में देखा था। तो यहां पर मैं लिखता हूं आपके पास जो रेखा गिवन है एक्सिस की समीकरण x अपॉन एल, y अपॉन एम, z अपॉन में n, और यहां पर मैं शॉर्ट में लिख देता हूं एफ एक्स वाई बराबर 0 और z बराबर 0, एफ एक्स वाई बराबर 0। ये एफ एक्स वाई तो है आपके पास x और y में द्विघात समीकरण है इन जनरल, ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0, और इसको हम मान लेते हैं आपके पास ये एफ एक्स वाई है। तो एफ एक्स वाई बराबर 0 है और z बराबर 0, ये आपके पास गाइडिंग कर्व है, ये आपके पास एक्सिस है x की समीकरण, ये आपके पास निर्देशक वक्र, ये आपके पास दो चीजें गिवन है, ठीक है। चलो कोई बात नहीं है, ये आपके पास मैं बना देता हूं आपका जो भी निर्देशी वक्र है, ये आपके पास x है। तो हमें इस रेखा का जो बिंदु पथ है वो निकालना है।
तो मान लेते हैं इस रेखा पर कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक x1 y1 z1 है। सर रेखा पर किसी बिंदु के निर्देशांक आपके पास x1 y1 z1 है, तो आप इस रेखा की समीकरण बता सकते हो क्या? जो आपके पास सर रेखा है, इस सर रेखा की समीकरण बता सकते हो क्या भाई? एक बिंदु है आपके पास और आपके पास डायरेक्शन भी है, क्योंकि इसके समांतर है तो इसके जो दिक अनुपात होंगे वही इसके दिक अनुपात होंगे। माना सर रेखा पर कोई बिंदु P है, ठीक है ना, ये आपके पास क्या है, P कोई बिंदु है x1 y1 z1, तब चर रेखा का समीकरण, तब आपके पास जो चर रेखा है उसका समीकरण क्या हो जाएगा? बताओ भाई, बिंदु है, डायरेक्शन है, तो आपके पास x माइनस x1 अपॉन में l, y माइनस y1 अपॉन में m और z माइनस z1 अपॉन में m। बताओ यहां तक कोई समस्या है क्या? सर रेखा का समीकरण लिख सकते हो आप। आपके पास रेखा की डायरेक्शन मिल गई है, पॉइंट मिल गया है, तो वन पॉइंट फॉर्म से आप रेखा की समीकरण है वो लिख सकते हो। और आपको पता है ये रेखा इस निर्देशीय वक्र को कहां पर मिलती है? z बराबर 0 पर, z बराबर 0 पर, z बराबर 0 पर मिलती है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? अगर z बराबर 0 पे मिलती है तो x माइनस x1 अपॉन l, y माइनस y1 अपॉन में m और 0 माइनस z1 अपॉन में m। अब हमें ये रेखा इस निर्देशीय वक्र को z बराबर 0 पर मिलती है, तो उस केस में उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई? तो इस केस में आपके पास इस बिंदु के निर्देशांक क्या मिल जाएंगे? यहां से ये मिल जाएगा माइनस का, या पहले मैं लिख देता हूं x1 माइनस l अपॉन n z1 कोमा y1 उधर जाके माइनस का m अपॉन n z1, और z तो आपके पास 0 ही है। तो यह बिंदु, जो बिंदु आपके पास मिला, कोई भी नाम दे दो, m दे दो, बिंदु m है, वो वक्र को क्या करेगा? संतुष्ट करेगा। सांकों को लिख देता हूं मैं, सांकों को संतुष्ट करेगा। समीकरण नंबर 2 दे दो, चाहे तो आप इसको 1 नंबर, इसको 2 नंबर, जैसे भी आप दो, अपने को मेन है वो कंसेप्ट समझना है। इसको संतुष्ट करेगा। संतुष्ट करने का मतलब क्या है? x की जगह आपके पास ये मान रखना है, y की जगह आपको ये मान रखना है और z की जगह 0 रखना है। इस समीकरण में, इस समीकरण में आपको x की जगह वो मान रखना है, y की जगह मान रखना है, और इसको क्या करना है? सिंप्लीफाई करना थोड़ा सा। अब हमें क्या एलिमिनेट करना है? हमने x1 y1 z1 है वो अपनी मर्जी से माने थे, x1 y1 z1 है वो हमने अपनी मर्जी से माने थे और कोई सर पॉइंट माना था, तो उसका हमें क्या करना है? x1 को x से रिप्लेस कर देना है, y1 को y से रिप्लेस कर देना है और z1 को z से रिप्लेस कर देना है। करना यही है। वो बिंदु रखो इसमें और इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके x1 y1 z1 को x y z से हमें रिप्लेस करना है। तो आपके पास क्या मिल जाएगा? तो आपके पास क्या मिल जाएगा? वहां से आपके पास बेलन की समीकरण है वो मिल जाएगी। ये काम करना है। अब अपने को इतनी ज्यादा कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि वो क्वेश्चन के माध्यम से हम समझ लेंगे कैसे करना और क्या करना है, बट मेथड ये है आपके पास। अब देखो यहां पर थोड़ा सा शॉर्टकट की बात करते हैं हम। शॉर्टकट किस प्रकार करना है? इतना लंबा चौड़ा काम कौन करेगा? पहले समीकरण मानो, उस पर बिंदु मानो, फिर सिंप्लीफाई करो। हमें तो डायरेक्ट शॉर्टकट बता दो कि हमें करना क्या है। जैसे हमने शंकु में देखा था, तो एक बार मैं शंकु वाला वापस रिवाइज कर देता हूं। शंकु में हमारे पास निर्देश, उसका वर्टेक्स का पॉइंट था अल्फा बीटा गामा, और पॉइंट हमने लिखा था एक्स वाई जेड। ये हमने लिखा था सर एक्स वाई जेड। वहां पर आपके पास क्या था? वर्टेक्स के शीर्ष गिवन थे अल्फा बीटा गामा। तो फिर हमने क्या किया था कि अगर सर z बराबर 0 है तो इसको तो हमेशा ही यूज में लेना है, इसको तो हमेशा ही यूज में लेना है। हमें अगर x का पद आ रहा है तो y को दबा लेंगे, अल्फा z माइनस गामा x लिख देंगे, और अगर y आ रहा है तो x को दबा लेंगे, बीटा z माइनस गामा y लिख देंगे। वहां आपके पास अल्फा बीटा गामा थे,
यहाँ पर आपके पास क्या गिवन है, आपके पास जो एक्सिस की समीकरण x है उसके हमारे पास दिक् अनुपात गिवन है, उसके दिक् अनुपात गिवन है जो कि LMN, तो LMN लिख देंगे। ऐसे इसी ऑर्डर में रखेंगे, आपके पास ये ऑर्डर ध्यान रखना चाहिए, ठीक है ना। ये शॉर्टकट मेथड है हमारे समझने के लिए, हमारे समझने के लिए शॉर्टकट मेथड है ये। वहां पर पहले शंकु पढ़ा है तो शंकु के शीर्ष लिखे, फिर एक्स वाई जेड, फिर हमें LMN नीचे रखने हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है, ये शंकु मिल जाएगा यहाँ से और यहाँ से आपके पास बेलन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा बेलन भाई, आपके पास देखो समीकरण क्या गिवन थी, fxy बराबर 0 क्या था आपके पास, ax² प्लस 2hxy प्लस by² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0 और z बराबर 0। ये आपके पास क्या था, निर्देशी वक्र, गाइडिंग वक्र था। z बराबर 0 है, ठीक है भाई, z बराबर 0 है तो z तो सभी में आएगा। अब देखो x की जगह क्या आएगा, y को दबा लो, nx माइनस lz क्या आ जाएगा, x की जगह nx माइनस lz का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x की जगह आ जाएगा nx माइनस lz। और अब हमें चाहिए y का मान, तो y का मान निकालना है तो x को दबा लेंगे तो ny माइनस mz, ny माइनस mz तो ये आ जाएगा ny माइनस mz। बस x और y का मान चाहिए था। अब हम by² तो b ny माइनस mz। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे सर, वहां पर तो एक घात समीकरण थी तो आपने बताया था z माइनस अल्फा कर दो, क्या करना था, z माइनस अल्फा कर दो। एक चीज छोटा सा, 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है, ठीक हमें क्या करना है, ny माइनस mz का साथ में आ गया, ठीक है। वहां तो हमने z माइनस गामा कर दिया था, यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर n माइनस z नहीं करना है। बस ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ पर n माइनस z नहीं आएगा, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ n आएगा, सिर्फ और सिर्फ n आएगा। तो साथ में मैंने n लिख दिया प्लस 2gx और हाँ by², 1 मिनट नहीं भाई, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर तो by² ही आएगा, थोड़ा सा जल्दबाजी नहीं करना है, यहाँ तो by² ही आएगा क्योंकि द्विघात समीकरण है। नेक्स्ट की बात करो, 2gx आपके पास कितना है, nx माइनस lz, और यहाँ पर n माइनस z नहीं करना है, n माइनस z नहीं करना है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको n लिखना है प्लस 2fy, y की जगह आपको लिखना है ny माइनस mz और साथ में n करना है प्लस c के साथ में n² करना है और बराबर 0 कर देना है। तो ये आपके पास क्या आ गई है, बेलन की समीकरण। एक बार दोबारा समझना भाई, बेलन की समीकरण, ये शॉर्टकट पढ़ लिया तो हमें पीछे वाला लंबा चौड़ा प्रोसेस करने की आवश्यकता नहीं है। क्या करना है, इसमें लिखना है आपको, अगर बेलन है तो ऊपर x y z, नीचे LMN। LMN क्या है आपके पास, x जो आपकी एक्सिस है, बेलन की जो एक्सिस है उसके दिक् अनुपात है LMN। अब हमें लिख लिया, उल्टा मत कर देना ऊपर नीचे, आपको यही ऑर्डर रखना है। आपने अगर ऐसा लिख दिया है तो आपको चाहिए भाई यहाँ पर z बराबर 0 है, पहले तो इस पे ध्यान रखना है, तो यानी कि ये z वाला टर्म सभी में आएगा। अब x आता है तो y को दबा लेंगे और y चाहिए तो x को दबा लेंगे। जैसे x चाहिए तो y को दबाया, x की जगह nx माइनस lz रख देंगे। फिर हमें y वाला टर्म चाहिए तो x को दबाया, ny माइनस mz पुट कर देंगे। अब ध्यान थोड़ा सा हमें रखना है, जहां पर एक के घात या आपके पास कांस्टेंट टर्म है वहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ n रखना है, अगर एक घात का है तो, और कांस्टेंट है तो n² रखना है। जबकि शंकु में हमने क्या किया था, z माइनस गामा किया था। बस थोड़ा सा यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, और इतना ध्यान तो आप रख सकते हो भाई, इतना लंबा चौड़ा सिलेबस ध्यान रख रहे हो तो ये तो बहुत सी छोटी चीज है। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, बेलन की समीकरण आ जाएगी। एक बार बताओ समझ में आया या वापस बताना है, एक बार कमेंट करके बताओ कि जो चीजें मैंने शॉर्टकट बताया है वो समझ आ गया या वापस समझाना है। अगर आपने शंकु वाला समझ में आ गया है तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, बस लास्ट में ध्यान रखना n माइनस z नहीं करना है,
सिंपल एन ही रखना है। एक बार अगर आपके पास बुक है तो उससे वेरीफाई भी कर सकते हो यही है या कुछ और है। मैंने तो वेरीफाई कर लिया है, उसके बाद ही आपको बताया था पूरा है। आ गया सर, कृष्णा शर्मा बोले आ गया, संगीता बोल रही है आ गया सर। बाकी लोगों के नहीं आया क्या भाई? बाकी लोगों को समझ में नहीं आया या कमेंट करने के लिए टाइम नहीं है या कुछ और काम कर रहे हो भाई? बताओ, वापस नहीं समझ में आया तो एक बार वापस डिस्कस कर लेंगे हम। हालांकि इस पे क्वेश्चन भी देखेंगे, 2-3 क्वेश्चन देखेंगे, अभी एक देखेंगे, लास्ट में कुछ और भी देखेंगे, तो और चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी, बट कंसेप्ट आ जाना चाहिए। जैसे बोले हैं सर जी यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्स वाई जेड में नहीं बनेगी जी, यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्स वाई जेड में नहीं बनेगी जी। मैं समझा नहीं आपके पास क्या बोलना चाह रहे हो। यहाँ पर क्वाड्रेटिक एक्स वाई जेड में नहीं बनेगी जी, क्या बोलना चाह रहे हो आप? एक्स वाई जेड में कैसे नहीं बनेगी और क्या नहीं बनेगी? आपके पास 3D के अंदर बेलन की समीकरण है वो यही आएगी अगर गाइडिंग करो ये गिवन है, और आपके पास एक्सिस की समीकरण ये गिवन है, तो LMN में बनेगी क्या जी क्वाड्रेटिक? एक्स वाई जेड में बनेगी भाई नहीं, द्विघात समीकरण यहाँ नहीं बनेगी। वो जो हम वहां पर देख रहे थे ना शंकु में कि हमें प्रत्येक टर्म को द्विघात बनानी थी, वैसा यहाँ पर आपको कुछ नहीं देखना है, आपके पास यही आएगी, आपको इसी को ध्यान रखना है। LMN तो आपके पास क्या है, एक नंबर मिलेंगे कोई ना कोई कांस्टेंट, तो वहां पर क्वाड्रेटिक का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। L का मान 1 2 3 ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है ना, तो उस पे नहीं जाना है। आप तो ये बताओ ये कंसेप्ट समझ में आया क्या? एक्स वाई जेड में आपके पास वहां बनाओगे तो एक टर्म के भी आएंगे पद वाले, कांस्टेंट वाले भी आएंगे, दो घात के समीकरण भी आएंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का। तो ये तो आपके पास जैसा नेचर होगा, जो गाइडिंग करो होगा, उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन से और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट जो मैंने शॉर्टकट समझाया वो समझ में आ गया क्या? ठीक है, चलो भाई एक क्वेश्चन और देखते हैं, तो चीजें हैं वो थोड़ी सी और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है शायद असिस्टेंट प्रोफेसर में या फर्स्ट ग्रेड में से किसी एक में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन क्या है आपके पास? उस बेलन का समीकरण जिसकी जनक रेखाओं के दिक कोजाएं LMN है। दिक कोजाएं हैं या दिक अनुपात है? अगर दिक कोजाएं लिख दी तो कोई समस्या नहीं, दिक अनुपात लिखता है तो भी हमें कोई समस्या नहीं है। तथा जो वर्त एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर और वाई बराबर 0 से गुजरता है। वर्त है, यह आपके पास गोले की समीकरण है, यह आपके पास एक समतल की समीकरण, और हम जानते हैं गोला और एक समतल एक साथ एक वर्त को निरूपित करते हैं, एक साथ एक वर्त को निरूपित करते हैं। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात क्या है? सिर्फ और सिर्फ y 0 है, तो y 0 है तो कोई बात नहीं, x y z दिक अनुपात या दिक कोजा LMN। अब हमें करना क्या है, ये वाला आपके पास है, y 0 है तो कोई बात नहीं, आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर है। y 0 है, बस ध्यान रखना y 0 है ना, ठीक है, y 0 है तो y वाला पद हमेशा आएगा, हमेशा आएगा। x में z नहीं आएगा, mx माइनस एल वाई, mx माइनस एल वाई किस में आ रहा है? mx माइनस एल वाई, या ये हो सकते हैं दोनों, ये ऊपर वाले दोनों नहीं हो सकते, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर करते हैं तो अंदर वाले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट आपके पास देखो, नेक्स्ट आपके पास देखो, यहां पर आपके पास क्या है, ये भाई थोड़ा सा LMN आएगा, ये वाला LMN आएगा, Z नहीं आएगा। अब हमें क्या करना है, हमें देखना Z, तो X को दबा लेंगे, NY माइनस MZ, NY माइनस MZ ये वाला आएगा, ना कि ये, तो थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। कांस्टेंट के साथ क्या आएगा? m स्क्वायर आएगा, y नहीं आएगा, m स्क्वायर आएगा। ऑप्शन थर्ड बिल्कुल सही है भाई, मीनू शेखावत, अजय सारण, कृष्णा शर्मा, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। देखो हमें कितना टाइम लगेगा, सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड या 3 सेकंड का समय लगेगा, हम डायरेक्ट ऑप्शन डिस्कार्ड कर सकते हैं। अगर उस मेथड से करना पड़ेगा तो थोड़ा सा हमें टाइम लग जाएगा, 1-1.5 मिनट का, ये नहीं भी क्वेश्चन नहीं आएगा, बट हमें तो हमारा मेन मकसद है, कंसेप्ट तो समझ लिया कैसे निकालना है, उसके बाद एग्जाम के अंदर हम कम समय में कैसे इस क्वेश्चन को करना है, तो वो हमें सीखना था, जो हमने देख लिया।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आपके पास y बराबर 0 हो सकता है, x बराबर 0 हो सकता है, z बराबर 0 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट आपके पास यदि जनक zx के समांतर है, जनक अगर आपके पास zx के समांतर है तो l बराबर 0, m बराबर 0 और n बराबर 1 रखने पर समीकरण का मान आ जाएगा। या आपके पास जनक x एक्सिस के समांतर है, यानी आपके पास जो समीकरण किसकी मैं बात करूं, एक्सिस की समीकरण है, वो x बराबर 0, y बराबर 0 और z अपॉन में 1 आएगा, z अपॉन में 1 आ जाएगा। ये आपके पास क्या हो जाएगी, एक्सिस की समीकरण हो जाएगी। और यहां से आप देखोगे तो उस रेखा की समीकरण आ जाएगी जनरेटर की x माइनस अल्फा अपॉन 0, y माइनस बीटा, x1 y1 z1 लिए थे ना आपने, तो यहां पर आपके पास x माइनस x1 अपॉन 0, y माइनस y1 अपॉन 0 और ये आपके पास z1 अपॉन में n आ जाएगा, z माइनस z1, z माइनस z1 अपॉन में 1 आ जाएगी। या आप जो अभी आपने समीकरण निकाली है, अभी जो आपने सोल्व करने के बाद जो समीकरण लिखी थी ये वाले, यहाँ पर हमें क्या कर देना, l और n की जगह 0। z x के समांतर होने का मतलब क्या है, z एक्सिस की जो आपके पास या z x के समांतर कोई भी रेखा हो उसके दिक अनुपात क्या होते हैं, 0 0 1 होते हैं। l का मान 0, m का मान 0 रखो, तो यहां से आप सोल्व करके देखो भाई, जेड एक्स के समांतर हो, एक्सिस एक्स आपके पास जेड एक्स के समांतर हो, जेड एक्स के समांतर, यानी कि L बराबर 0 करना है, M बराबर 0 करना है और N बराबर 1 करना है। ये 0 हो गया तो आपके पास N का मान 1 हो गया, तो आपके पास ax² आ गया है। Z का मान 0 करना है, सॉरी Z का नहीं, N का मान 1 है और LM का 0, तो ये 0 हो गया तो आपके पास आ जाएगा प्लस 2hx। ये 0 हो गया तो आपके पास y प्लस, यहाँ पर m 0, n का मान 1, by² प्लस 2g, इसका मान 1, इसका मान 0x प्लस 2fy, n का मान 1, m का मान 0 और साथ में यहाँ पर आपके पास n का मान 1 है प्लस c बराबर 0। ये तो आपके पास कोने की समीकरण आ गई है, fx y बराबर 0, fx y बराबर 0, क्या आ गया आपके पास, fx y बराबर 0 आ गया। यानी अगर आपके पास जो x की समीकरण है, या मैं बोलूं आपके पास जो आपका जनरेटर है वो क्या हो, zx के समांतर हो, जनरेटर अगर zx के समांतर हो तो उस केस में जो आपके पास बेलन की समीकरण मिलेगी वो सिर्फ और सिर्फ x y में एक द्विघात की समीकरण मिलेगी। यानी करना क्या हमें यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आपके पास जनरेटर zx के समांतर हो तो उसके अंदर z की टर्म नहीं आएगी, अगर y x के समांतर है तो y की टर्म नहीं आएगी और x x के समांतर है तो x की टर्म नहीं आएगी। यहाँ पर आपके पास fx y z बराबर 0 है। सिमिलरली आपको जो आगे वाला अभी क्वेश्चन किया था वहां पर fx z और y बराबर 0 गिवन था, हालांकि इसमें हमें थोड़ा सा स्पेसिफिक दे दिया था। ये वाला समीकरण को मैं लिख सकता हूँ ना, fx और z में रिलेशन है और ये y बराबर 0 है, इन जनरल भी मिल सकता है या आपको ऐसे भी मिल सकता है fy z बराबर 0 और x बराबर 0, कैसे भी मिले हम इन जनरल इसको कर सकते हैं। बट अगर आपको बोल दे कि समीकरण आपके पास zx के समांतर है, इन जनरल मैं बात करूं तो अगर आपके पास zx के समांतर है तो उस केस में जो बेलन की समीकरण आएगी वो fxy बराबर 0 ही आएगी, fxy बराबर 0 आएगी, ध्यान रखना है। अगर इस केस में अगर आपके पास एक्सिस की दिक अनुपात 0 0 1 होते, 0 0 1 होते तो आपके पास क्या आ जाती, x² प्लस z² बराबर a², ये आपके पास क्या हो जाती, उस बेलन की समीकरण हो जाती। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं, एक सेकंड भाई, यहां पर मैंने एक साइड
ठीक है, एक बीच में शायद पेज गायब हो गया। यदि जनक x x के समांतर हो तो आपके पास एफ एक्स वाई बराबर 0 आ जाएगा। x x के समांतर है, x x के समांतर है, जनरेटर या जनक है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, एफ वाई जेड बराबर 0। ये आपके पास वाई जेड में रिलेशन जो भी निर्देशीय वक्र में गिवन है, और वाई एक्स के समांतर हो, अगर जनरेटर वाई एक्स के समांतर हो तो उस केस में जो आपकी समीकरण आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, एक्स जेड बराबर 0, एफ एक्स वाई जेड बराबर 0। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये हमने अभी देख लिया है। जो जनरल इक्वेशन थी उसमें एल एम का मान 0 रखा, एन का मान 1 रखा, तो उस केस में आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक्स और वाई में रिलेशन आया। जो भी आपको गिवन था, अगर वाई एक्स के समांतर होता तो एक्स जेड में रिलेशन आएगा, और एक्स एक्स के समांतर हो तो आपके पास वाई और जेड में रिलेशन आएगा। तो जैसे क्वेश्चन पूछा गया है, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज एक्सिस इज द जेड एक्सिस, एक्स जेड एक्सिस है तो जनरेटर एक्स जेड एक्स के समांतर हो जाएगा। एंड हुज जनरेटर इंटरसेक्ट द सर्कल, इस सर्कल को क्या करता है, इंटरसेक्ट करता है। तो बताओ भाई, बेलन की समीकरण डायरेक्ट क्या हो जाएगी, बेलन की समीकरण जेड एक्स के समांतर है तो आपके पास जो वक्र बच गया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये आपके पास बेलन की समीकरण है। आपको पेन की भी आवश्यकता नहीं है चलाने की, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि एक्सिस अब कैसी है, जेड एक्स के समांतर है, सॉरी जनरेटर है वो जेड एक्स के समांतर है, तो आपको जेड वाली टर्म नहीं आएगी, आपको जेड की टर्म को रिमूव करना है। तो जैसे ही जेड वाली टर्म नहीं आएगी तो एक्स वाई वाली टर्म आपके पास ये बच जाएगी। आसान है, कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। नेक्स्ट देखो, तो यहां से देखो भी तीन चर निर्देशांकों में से किन्हीं दो चरों का संबंध बेलन को निरूपित करता है। अभी हमने देखा है एफ एक्स वाई बराबर 0 या एफ वाई जेड बराबर 0 या एफ एक्स जेड बराबर 0 3D के अंदर। 3D के अंदर ध्यान रखना है, अगर मैं यही बात करूं, ये वाली समीकरण 2D में किसको डिनोट करती है, ये वाली समीकरण 2D के अंदर आपके पास एक वर्त की समीकरण को डिनोट करती है। या मैं बात करूं ये वाली समीकरण एफ एक्स वाई बराबर 0, ये समीकरण अगर आप 2D में देखोगे तो एक सांख्यों को निरूपित करती है, जबकि 3D में ये एक बेलन को निरूपित करती है। तो ध्यान रखना भाई, क्वेश्चन किस में पूछा गया है, 2D में है या 3D में। 2D में ये आपके पास कोनिक सेक्शन है, जबकि 3D के अंदर ये वाला जो आपके पास एक्सप्रेशन है या ये इक्वेशन है वो सिलेंडर की इक्वेशन है। तो थोड़ा सा आपको दिमाग खोल करके रखना है कि किस प्लेन में बात कर रहा है, 3D में बात कर रहा है या 2D में बात कर रहा है, किस डायमेंशन की बात कर रहा है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना। अब देखो, अगर 3D के अंदर, 3D में तीन चर होते हैं हम जानते हैं एक्स वाई जेड, इनमें से कोई दो में रिलेशन गिवन है तो वो आपके पास एक बेलन को निरूपित करता है। अगर एक्स वाई बराबर 0 है, यानी कि एक्स और वाई में कोई रिलेशन है, तो ये एक ऐसे बेलन को निरूपित करेगा जिसकी जनक है वो जेड एक्सिस। अभी देखा हमने एक्स और वाई में रिलेशन है होने का मतलब क्या है, उस बेलन की जो जनरेटर या जनक है वो जेड एक्स के समांतर है। अगर आपके पास रिलेशन वाई और जेड में है तो उसकी जनक है वो एक्स एक्स के समांतर है, और आपके पास एफ जेड एक्स बराबर 0 है तो एक ऐसे बेलन को निरूपित करेगा जिसका जनरेटर है वो वाई एक्स के समांतर है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए सर, समझ में आ गया, बिल्कुल आसान सा है। एक्स वाई में कोई रिलेशन है, एक्स वाई में कोई रिलेशन है तो एक ऐसे बेलन को निरूपित करता है जिसकी जनक रेखा है वो जेड एक्स के समांतर है। अगर वाई जेड में रिलेशन है तो एक ऐसे बेलन को निरूपित करता है जिसकी जनक रेखा एक्स एक्स के समांतर है, और एक्स जेड में कोई रिलेशन है तो वो एक ऐसे बेलन को निरूपित करता है जिसकी जनक रेखा है वो वाई एक्स के समांतर है, वाई एक्स के समांतर। ये ध्यान रख लिया, अगर आपने ये ध्यान रख लिया है तो आपका काम है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। जेड एक्स के समांतर आते ही आपको क्या करना है, जेड को हटाना है, जेड को हटाना है तो आपके पास एफ एक्स वाई में रिलेशन आ जाएगा। तो कैसे करना है ये देखो, नेक्स्ट आगे लिखा हुआ आपके पास आपके पास वक्र फाई 1 एक्स वाई जेड बराबर 0 और कोई दूसरा वक्र फाई 2 एक्स वाई जेड बराबर 0, यानी दो वक्र हैं, दो रिलेशन गिवन है आपके पास एक्स वाई जेड में। जैसे सबसे पहले दिया हुआ था आपके पास एक्स वाई जेड और साथ में आपके पास जेड बराबर 0 था।
अगर आपको एक्स वाई जेड किसी के समांतर पूछा जाता है तो आपको जिसके जनरेटर अगर एक्स वाई जेड किसी के समांतर है तो हमें उसको एलिमिनेट करना होता है। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है एवं जेड एक्स के समांतर जनक रेखा वाले बेलन का समीकरण सॉरी दो आपके पास रिलेशन एक्स वाई जेड में φ1 बराबर 0 और φ2 बराबर 0 और अब आपसे पूछे कि इन वक्रों को प्रतिच्छेद करने वाले ये दो आपके पास गाइडिंग वक्र गिवन है। इन दोनों क्या आपके पास ये दोनों एक प्रकार से गाइडिंग वक्र गिवन, जैसे कोनिक सेक्शन था वहां पर और जेड बराबर 0, तो इसी प्रकार आपके पास एक आपके पास क्या मिलेगा, कोई कोनिक सेक्शन, दूसरा आपके पास कोई प्लेन मिलेगा। तो इनको प्रतिच्छेद करने वाले और जो आपके पास जनरेटर है वो जेड एक्स के समांतर है। तो उस केस में बेलन का समीकरण निकालना है तो φ1 बराबर 0 और φ2 बराबर 0 से z को एलिमिनेट करना है, z को विलोप करना है या एलिमिनेट करना है, तो आपके पास बेलन की समीकरण आ जाएगी। सेम आपके पास यही दो वक्र हैं बट एक्सिस है, सॉरी जो आपके पास जनरेटर जनक है वो एक्स एक्स के समांतर है, तो एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स को एलिमिनेट करना है। इसी प्रकार अगर आपके पास जनरेटर वाई एक्स के समांतर है तो आपको y का विलोप करना है φ1 बराबर 0 और φ2 बराबर 0 से। ये छोटा सा आपको ध्यान रखना है, ये एज ए शॉर्टकट के तौर पर आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन से समझ में आ जाएंगी चीजें और ज्यादा अच्छे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, शायद इस बार असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा गया है, शायद मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर के सभी क्वेश्चन है लगभग मैं सोल्व करवा रहा हूँ। तो देख लेना एक बार, बेलन का समीकरण जिसकी जनक जेड एक्स के समांतर है, जेड एक्स के समांतर दिमाग में है आपके कि जेड की टर्म नहीं आएगी, तो इस कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रही, अगर आ रही होती तो उसको हम डायरेक्ट कट कर देते। तथा जिसका निर्देशक वक्र गाइडिंग वक्र है वो एक आपके पास ये है, दूसरा आपके पास ये तो यहां से आपको एक प्लेन है और एक आपके पास गोला है, ठीक है ना। तो इसका निर्देशी वक्र आपके पास ये है, तो आपको बताना है उस सिलेंडर की समीकरण। क्या करना है, इन दोनों से z को एलिमिनेट करना है। कैसे करेंगे, यहां से z का मान रखो और यहां पर रख दो। यहां से z का मान कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स माइनस वाई का होल बराबर 1। z का मान 1 माइनस एक्स माइनस वाई यहाँ रखा और बराबर 1। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस का 2y और प्लस 2x y बराबर 1। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर आपको करना है ओपन, तो आप देखोगे a 1 स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इन दोनों का माइनस 2x, इन दोनों का माइनस 2y और ये माइनस माइनस प्लस 2xy बराबर 1। तो यहाँ से 1 से 1 कट गया है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 टाइम 2 कॉमन आ रहा है, सभी में बार कर दो भाई, ये आपके पास प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। तो आपके पास देखो कौन सी समीकरण, फर्स्ट ऑप्शन मुझे लग रहा सही है क्योंकि दो तो नेगेटिव हो गए, ऑप्शन फर्स्ट है वो आपका करेक्ट आ रहा है। किस किस का आ रहा है पहला ऑप्शन, कृष्णा शर्मा का पहला ऑप्शन आ रहा है। तो बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, कुछ ध्यान ही नहीं रखना आपको। तो ये ध्यान रखना भी एक्स वो जनरेटर है वो किसके समांतर है, अगर एक्स वाई जेड किसी निर्देशी एक्स के समांतर है तो वो क्वेश्चन मानकर चलो बहुत ही ज्यादा आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है आपके पास। तो ये ध्यान रखना कि जनक अगर निर्देशी एक्सों के समांतर है तो उस क्वेश्चन में जेड एक्स के समांतर तो जेड हटाओ, वाई एक्स के समांतर तो वाई हटाओ और एक्स एक्स के समांतर है तो एक्स हटाओ। कितना ज्यादा आसान क्वेश्चन है। अगर आपके पास एल एम एन गिवन है भाई, एक्स वाई एक्स एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जेड एक्स के अलावा गिवन है, तो आपको बताया था एफ एक्स वाई बराबर 0 जेड बराबर 0, तो शॉर्टकट का यूज करना है। अगर एक्सिस के समांतर आपके पास जनक रेखाएं हैं तो आपको ये सेकंड शॉर्टकट है वो यूज करना है। बिल्कुल सही है मीनू शेखावत, ऑप्शन फर्स्ट है वो करेक्ट है। कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है, ये असिस्टेंट प्रोफेसर फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है, क्वेश्चन देख के थोड़ा डरावना जरूर लगता है 3D में, चाहे वो गोला हो चाहे शंकु हो चाहे बेलन हो, डरावना तभी लगेगा जब हमारे कंसेप्ट क्लियर नहीं है, अदरवाइज तो इतने ज्यादा आसान क्वेश्चन है। आप देखो क्या पूछा गया है, उस बेलन का समीकरण जिसके जनक y x के समांतर हैं,
यही काम खत्म हो गया है, y की टर्म नहीं आएगी। जो पृष्ठों के प्रतिच्छेदी वक्र से गुजरता है, ये गोला है, ये आपके गोला नहीं सॉरी, ये आपके पास कोनिकोइड कोई सांख्यवज ही है, तो यहाँ पर y नहीं आएगा। जिसमें y आ रहा है उसको पहले ही कट कर दो, ये y आ रहा है इसमें, बाकी में y आ रहा है, इसको हटाओ। सिर्फ और सिर्फ इन दो में आपको मिलेगा, और इन दो में थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पर 2x² है, यहाँ पर 2z² है। करना क्या है देखो भाई, करना क्या है, इसको अगर हम शॉर्टकट देखें x² प्लस y² प्लस 2 टाइम z की जगह रखना है यहाँ से 1 माइनस एक्स प्लस वाई, सॉरी y हटाना है, एक मिनट भाई, वापस y हटाना है, तो यहाँ पर रखा x², y की जगह हमने रख दिया है 1 माइनस एक्स, ये y उधर चला जाएगा भाई, y इधर चला जाएगा, तो आपके पास x प्लस z माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम z² बराबर 12। अब यहां से आपको पूरा क्वेश्चन सोल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, हमें तो सिर्फ देखना है x² का गुणांक और z² का गुणांक। एक x² यहाँ मिलेगा, एक x² मिलेगा यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो करेक्ट हो जाएगा। z का 3 आ जाएगा, 2 यहाँ से लेके यहाँ से, बाकी तो सारे टर्म सेम ही हैं भाई, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। सिर्फ अगर आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज कर लिया और कंसेप्ट आपको पता है, तो इस कैलकुलेशन को पूरी करने की भी आवश्यकता नहीं है। इस कैलकुलेशन को पूरा करने की भी आवश्यकता नहीं, आपको तो ये देखना है y वाले हटाए। अब देखो ये तो 3 तो कॉमन ही है सारे, ये टर्म तो सभी में, ये वाले तो सिर्फ और सिर्फ आपको इनमें देखना है, तो आप एक सीधा ही यहां से बता सकते हो। ऑप्शन नंबर सेकंड आएगा भाई प्रदीप, क्या नाम है इनका आपका, प्रदीप फादान बोलते हैं, क्या बोलते हैं, फंदन, काव्या गढ़वाल, सुषमा, मीनू शेखावत, अजय सारण, सभी बता रहे हैं सेकंड ऑप्शन। अभी प्रदीप जी अभी जुड़े हैं क्या, आप शायद अभी जुड़े हुए हैं 1-2 दिन में ही, अगर आप 1-2 दिन में ही जुड़े हुए हो तो चीजें आपको थोड़ा सा कम समझ में आ सकती हैं भाई। अगर आप अभी जुड़े हुए हो तो चीजें थोड़ा सा, क्योंकि बीच में चीजें समझ में कम आ सकती हैं, ठीक है ना। बट अगर आप कोशिश करोगे, पहले का एक बार पढ़ा हुआ है, तो चीजें ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो ये देखो कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया है। आगे बढ़े जी सर, कोई बात नहीं, आ जाएगा धीरे धीरे, शुरुआत से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। हालांकि आपने क्वेश्चन ही सोल्व कर दिया है बीच में से, तो शुरुआत वाली चीज अगर शुरू से देखोगे तो और ज्यादा मजा आएगा पढ़ने में चीजों को, क्योंकि सब्जेक्ट अपना ऐसा ही नेचर है, मैथमेटिक्स का यही नेचर है कि चीजें हैं वो एक दूसरे से लिंक है। समतल का काम आ रहा है, अगर समतल नहीं पढ़ा तो समस्या, यहाँ पर गोला आ रहा काम में, गोला नहीं पढ़ा तो समस्या, लाइन की दिक अनुपात दिक क्या होती है वो नहीं पढ़ा तो समस्या आ सकती। इसलिए हमें शुरुआत से पढ़ना है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें बहुत ही ज्यादा आसान होगी और पढ़ने में मजा भी आएगा। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, बेलन की समीकरण जिसके जनक जेड एक्स के समांतर हो। मोस्टली क्वेश्चन में आप देखोगे तो जो जनरेटर हैं वो किसी न किसी निर्देशी अक्षों के समांतर ही गिवन होंगे, तो फिर हमारे लिए क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। वक्र ax² प्लस by² बराबर 2cz और lx प्लस my प्लस n बराबर p को काटते हो में x का गुणांक, y का गुणांक और अचर पद क्रमशः 2, 4, -2 हो, तो आपसे l प्लस m अनुपात p पूछा है। ठीक है भाई, एक बार हम लिखते हैं, पहले उस बेलन का समीकरण तो लिखें जिसकी एक्सेस जेड एक्स के समांतर हो। क्या आ जाएगा भाई, शॉर्टकट ax² प्लस by² बराबर 2c, जेड एक्स के समांतर जेड हटाना है यहां से, तो 2c जेड हटाएंगे तो p माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन में आपके पास n आ जाएगा। यहां से z का मान निकाला, p माइनस एल एक्स माइनस एम वाई अपॉन में n। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई, देखो ये आ जाएगा an(x² प्लस bny² बराबर 2c। यहां से देखोगे ये भाई स्क्वायर है क्या, होल स्क्वायर नहीं है, होल स्क्वायर नहीं है तो बहुत ही ज्यादा आसान हो गया। मैं थोड़ा सा यहीं से लिख देता हूं bny², इसको इधर लेकर आएंगे तो आपके पास माइनस और माइनस प्लस 2clx और ये माइनस और माइनस प्लस 2cmy
और ये आपके पास आ जाएगा -2cp बराबर 0। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लेना भी, थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए। अब हमें क्या गिवन है, हमें x का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक है क्या, x का गुणांक, x का गुणांक है, x का गुणांक 2cl है, तो 2cl बराबर आपके पास गिवन है 2। y का गुणांक आपके पास 2cm बराबर है 4, और कांस्टेंट टर्म -2cp का मान, -2cp का जो मान है वो माइनस का 2, तो माइनस से माइनस कट गया, प्लस हो गया। हमें पूछा L प्लस एम बाई पी, L प्लस एम और P का अनुपात। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो L प्लस एम आ जाएगा, और कॉमन 2cl प्लस एम, भाग दे देंगे इसको तो 2cp, 2c से 2c कैंसिल आउट, हमें हमारे पास बचा L प्लस एम अपॉन में P, जोड़ा 4 और 10 6, 6 में सॉरी 4 और 2 6, 6 में भाग दिया 2, यानी कि 3 आ रहा है, यानी कि 3 अनुपात 1 आ रहा है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पहला ऑप्शन जिसका भी आ रहा वो सही है भाई, पहला ऑप्शन जिसका भी आ रहा वो सही है। देखो क्या किया हमने, बेलन की समीकरण निकाल दी जिसकी एक्सिस है वो जेड एक्स के समांतर है। अब इसमें जो जो बोला गया है, x का गुणांक, y का गुणांक, अचर पद गिवन है, और हमें पूछा L प्लस एम अनुपात P, तो इनसे हमें देख रहा है, इनसे हम देख रहेंगे दोनों को जोड़ने से L प्लस एम मिल जाएगा, और जैसे ही भाग देंगे तो 2c कट जाएगा P, यही पूछा था, और इसका मान है वो 3:1 आ जाएगा। बताओ कोई समस्या हो तो इस क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, देख कर कैसे लगता है पता नहीं क्या ही होगा, कितना बड़ा होगा, बट अगर हम इसको थोड़ा सा कॉपी पेन यूज करते हैं तो दूसरे तीसरे स्टेप में आपका आंसर है वो आ जाएगा। यहाँ तो फिर भी हम लिख रहे हैं, हम एग्जाम में करेंगे तो और भी ज्यादा डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना, आसान है। बढ़े आगे, नेक्स्ट यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और कर लेते हैं। अभी जो कंसेप्ट पढ़े हैं, उस लंबवर्तीय बेलन का समीकरण जिसके जनक ZX के समांतर हैं, और आपके पास एक कोनिकॉइड ये दे रखा है, और ये आपके पास प्लेन दे रखा है, ZX के समांतर है जनक रेखा, तो सीधा समीकरण ax² प्लस by² प्लस c, z की जगह रखना है हमें p माइनस lx माइनस my का होल स्क्वायर बराबर। अब ये कैलकुलेशन आपको सिंपलीफाई करना है, z एलिमिनेट करना है, zx के समांतर है तो z एलिमिनेट करना है, तो आपके पास ये आ जाएगी, आपके पास जो भी रिक्वायर्ड बेलन की समीकरण है वो आ जाएगी। अब इस बेलन की समीकरण आप कर लेना सिंपलीफाई, तो आपके पास मिल जाएगी। ये जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे जो पूछे जा सकते हैं, द इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर आर पैरेलल टू द लाइन, यहाँ पर आपके पास जनरेटर है वो किसके पैरेलल लाइन के, मैं दिक अनुपात लिख देता हूँ 1 माइनस 2 और 3, और आपके पास पासिंग थ्रू द गाइडिंग करो, आपके पास ये है x² प्लस 2y² बराबर 1, z बराबर 0, तो वही सबसे पहले वाला शॉर्टकट LMN 1 माइनस 2 और 3 x y और z रखना, आपके पास z बराबर 0, तो z बराबर 0 को तो सभी में आएगा, अपने को x पूछा है तो y को दबाएंगे z माइनस 3x का होल स्क्वायर, z माइनस 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम x को दबाएंगे माइनस 2z माइनस 3y, ये ना x को दबाया माइनस 2z माइनस 3y का होल स्क्वायर बराबर 1 की जगह कितना आएगा भाई, 1 कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो हमें क्या करना है, इसको थोड़ा एक सेकंड भाई, उल्टा तो नहीं कर दिया ना, इसको नीचे लिखना पड़ेगा, इसको नीचे लिखना पड़ेगा 1 माइनस 2 और 3 लिखना पड़ेगा। तो हालांकि यहाँ पर तो समस्या नहीं आएगी क्योंकि स्क्वायर ही हो रहा है, तो आपके पास कितना आ जाएगा, y नहीं आएगा तो 3x माइनस z, तो इसको स्क्वायर है तो फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपके पास अगर एक घात वाले पद हैं तो समस्या हो जाएगी। तो चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, प्लस, ये ध्यान रखना ऑर्डर का, मैंने बताया था आपको पहले भी, प्लस 2, अगर हमें y वाला चाहिए तो आ जाएगा 3y माइनस प्लस 2z का होल स्क्वायर बराबर 1 की जगह कितना आएगा भाई, 1 है तो 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है वो 9 आ जाएगा। गलती से 3 माइनस z मत कर देना, क्योंकि शंकु में ऐसा ही करते हैं तो वो गलती हो सकती है। अब इसको आप चाहो तो सिंप्लीफाई कर लो,
आपके पास एक्स वाई जेड में जो भी रिलेशन आएगा वो उस बेलन की समीकरण को निरूपित करेगा। आसान है, कोई समस्या नहीं है। यहां पर देखो भाई, सेम वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज किया गया है। क्या क्वेश्चन आपके पास, इक्वेशन ऑफ सिलेंडर हुज जनरेटर पैरेलल आपके पास ये है, तो ऊपर ध्यान रखो पहले एक्स वाई जेड लिखना है और यहाँ पर 1 -2 और 3 लिखना है। एक बार यही लिखना। एंड गाइडिंग करो इज द इलिप्स, आपके पास एक तो ये गिवन है और z बराबर 3 है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर z बराबर 3 है। तो z बराबर 3 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मुझे बताओ, z -3 बराबर 0 लिख सकता हूँ क्या? अगर z -3 बराबर 0 लिख सकते हो तो यहाँ पर z -3 कर दो तो आपका काम है वो हो जाएगा, ठीक है ना। इसीलिए क्वेश्चन डाला है। अगर ऐसे z बराबर कांस्टेंट, x बराबर कुछ कांस्टेंट गिवन हो तो उसको इस तरह लिख सकते हैं। और अब हमें क्या करना है, x का मान रखना है। तो z -3 बराबर 0 है तो ये हमेशा आएगा, y वाला छोड़ा तो ये आ जाएगा 3x माइनस z-3 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम y की जगह आप रखा तो x वाला दबा लिया 3y माइनस माइनस प्लस 2 z-3 का होल स्क्वायर बराबर 1 और 1 की जगह हमें क्या करना है 3 की स्क्वायर यानी कि 9। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेना। तो ये थोड़ा सा नया कंसेप्ट समझाने के लिए क्वेश्चन डाला है कि z बराबर 3 टाइप का हो, x बराबर 1 कांस्टेंट हो, तो उस केस में हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं भाई। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ये छोटी सी नई चीज थी तो इसका भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है भाई, देखो थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी बुक का क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है द इक्वेशन ऑफ सरफेस जनरेटेड बाय ए स्ट्रेट लाइन which is parallel to the line y बराबर mx z बराबर nx and intersect the ellipse x square upon a square plus y square upon b square बराबर 1 और z बराबर 0, ठीक है ना। z बराबर 0 3D के अंदर आपके पास ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहां से सबसे पहला काम हमारा पास क्या है कि इस सरल रेखाओं से सबसे पहले में सिमेट्रिक फॉर्म में सरल रेखा की समीकरण लिखनी है। वहां से हमारे पास दिक अनुपात के जो दिक अनुपात मिल जाएंगे, दिक कोजय या दिक अनुपात है वो हमें मिल जाएंगे। तो पहला काम हमारा है इस समीकरण को सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना। तो अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या y/m बराबर x, कोमा इसको लिख सकता हूँ क्या z अपॉन में n बराबर x, और इन दोनों से आप लिख सकते हो x अपॉन में 1, y अपॉन में m और z अपॉन में n। ये आपके दिमाग में अगर क्लिक हो जाता है तुरंत, और हो भी जाना चाहिए क्योंकि रेखा को हमने बहुत ही अच्छे से करा है और इस टाइप की इक्वेशन भी मैंने आपको करवाई, शुरुआत में ही करवा दिए थे कि आपको ऐसी इक्वेशन भी मिल सकती हैं। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक m और n है वो आपके पास दिक अनुपात आ गए हैं। तो आपको लिखना है x y z, यहाँ पर 1m और n, 1m और n। अब आपको शॉर्टकट मेथड अपनाना है। x की जगह आपके पास कितना आ जाएगा, y नहीं आएगा, nx माइनस z का होल स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y की जगह x नहीं आएगा तो ny माइनस mz का होल स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर बराबर 1 और 1z बराबर 0 है ना, तो यहाँ पर आपके पास n स्क्वायर आ जाएगा। कांस्टेंट है तो n स्क्वायर, अगर एक घात का पद होता तो सिंपल n आता। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड क्या आ गई है, बेलन की समीकरण आ गई। अब आपको इसको सोल्व करना है पूरे को, तो आपके पास और सिंपलेस्ट फॉर्म में आ सकती है, जिस भी फॉर्म में पूछा है उस फॉर्म में आप निकाल सकते हो। तो ये आपके पास थी बेलन की समीकरण। तो बताओ भी कोई समस्या है क्या? बेलन की समीकरण हमने देखी है, जब आपके पास कोई रेखा एक्सिस के दिक अनुपात गिवन हो और गाइडिंग वक्र गिवन हो तो हम कैसे निकालते हैं। अगर आपके पास जो जनक रेखा है वो आपके पास एक्सिस निर्देशीय अक्षों के समांतर है तो उस केस में उस बेलन की समीकरण कैसे निकालते हैं ये हमने देख लिया है। तो यहां तक किसी भी साथी को कोई डाउट हो तो एक बार आप बोल सकते हो, अदरवाइज हम थोड़ी सी लास्ट डेफिनेशन देखेंगे लंबवर्तीय शंकु की, राइट सर्कुलर कोन, और इसको हम कल समझेंगे। और कल आपके पास लंबवर्तीय शंकु रहेगा, टेंजेंट प्लेन क्या होता है वो रहेगा,
उसके बाद आपके पास एनवोलोपी कोन क्या होता है। वो छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, ये थोड़ा सा बड़ा है और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करने हैं। तो कल की क्लास में आपके ये कंसेप्ट है पूरा बेलन का, वो कंप्लीट हो जाएगा। तो जो भी क्वेश्चन, आज भी हमने काफी क्वेश्चन कर लिए हैं, बचे हुए और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको हमें कल की क्लास में और देख लेंगे। तो जल्दी से एक बार आप कमेंट करके बता दो कि अभी जो पढ़ाया है उसमें किसी कंसेप्ट में समस्या हो कि सर ये समझ में नहीं आया, एक बार वापस बता दो, या कोई क्वेश्चन लगा हो ऐसा कि सर इसको कैसे करना है, एक बार वापस करो। हालांकि चीजें बहुत आसान, मैंने क्या कहा, बेलन सबसे ज्यादा आसान है। जितना आसान रोटी बनाने के लिए चलता है ना, उससे कहीं ज्यादा आसान है क्वेश्चन इस बेलन की। है बोल रहे हैं कौन कौन, कोई डाउट नहीं। मीनू शेखावत, पूनम शर्मा, कृष्णा शर्मा, बहुत ही अच्छी बात है भाई, डाउट वाला कुछ है ही नहीं। बहुत ही सिंपल सिंपल 2 टाइप के क्वेश्चन हमने किए अभी तक, 2 टाइप के कंसेप्ट समझे हैं। अजय सारण बोला कोई डाउट नहीं है, बहुत अच्छी बात है भाई। इस बार अगर आप देखोगे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड सबसे ज्यादा क्वेश्चन है वो ये वाला टॉपिक लेकर आया है, 5-6 क्वेश्चन। तो बहुत अच्छा है, आसान टॉपिक है, बस आपको मेहनत करनी। आप नहीं पढ़ोगे, आज आपको सब चीजें आसान लग रही हैं, 20 दिन 25 दिन बाद आप नहीं पढ़ोगे तो चीजें हैं मुश्किल हो जाएंगी। सबके साथ होता है। अगर मुझे 20 दिन बाद इस टॉपिक को छोड़ करके दूसरा टॉपिक पढ़ा रहा हूं और मुझे भी आप क्वेश्चन पूछोगे डायरेक्ट सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, तो मुझे कंसेप्ट एक बार देखने पड़ेंगे, रिवाइज करना पड़ता, सबको ही करना पड़ता, आपके जैसे ही मैं हूँ। कुछ साथी क्वेश्चन सर ये क्वेश्चन कैसे होगा, भाई अपन पढ़ाते हैं उस समय हमारे दिमाग में कंसेप्ट रहते हैं, जब दूसरा चीजें पढ़ाने लग गई तो वो दिमाग में चलेगा, ये निकल जाएगा। बट अगर आपका कंसेप्ट अच्छे से समझा हुआ है, पूरी चीजें अच्छे से क्लियर है, तो आपको देखते ही चीजें हाँ समझ में आ जाएगी, अच्छा ये करना है। और इसीलिए मैं बोल रहा हूँ शॉर्ट नोट्स बार बार रिवीजन करोगे तो चीजें आपके लंबे समय तक दिमाग में रहेंगी। अदरवाइज सबके साथ ही ऐसा होता है कि आप छोड़ते ही भूल जाओगे। अंकित सुंडा बोले कोई डाउट नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। रोटी देखो तवे पे बनाते हो, एक साइड से जब तक नहीं पलटोगे तो वो जल जाएगी। सेम हमारा दिमाग है, अगर बार बार इसको नहीं काम में लेंगे तो चीजें भूल जाता है, और ये अच्छी चीज है। मैं तो बोलता हूँ भूलना बहुत ही अच्छी चीज है, अगर नहीं भूलेंगे तो समस्या ज्यादा हो जाएगी, नींद नहीं आएगी नहीं भूलोगे तो। चलो तो एक परिभाषा देख लेते हैं, लंबवर्तीय शंकु यानी कि राइट सर्कुलर कोन क्या होता है, इंपॉर्टेंट है। एक सर रेखा यानी जिस सर रेखा को क्या बोलते हैं, जनक बोलते हैं, द्वारा एक स्थिर रेखा जिसको हम एक्स बोलते हैं के समांतर तथा अचर दूरी जिसको हम त्रिज्या बोलते हैं, अचर दूरी पर रहते हुए जनित पृष्ठ को लंबवर्तीय बेलन कहते हैं। 3 चीजें यहाँ पर काम आएंगे आपके पास, जनक क्या होता है, एक्सिस और त्रिज्या। यानी आपके पास कोई भी एक रेखा है, स्थिर रेखा, ये बोला एक स्थिर रेखा है, इसके समांतर एक सर रेखा द्वारा एक स्थिर रेखा के समांतर, ये आपके पास इस रेखा के समांतर अचर दूरी, इनके बीच की दूरी हमेशा अचर रहनी चाहिए, दूरी हमेशा सेम रहनी चाहिए। इस दूरी को हमने ए बोल देते हैं या आर बोल देते हैं। तो ये रेखा जब इसके चारों मेर घूमेगी तो जो शंकु का निर्माण करेगी वो शंकु आपके पास राइट सर्कुलर कोन होता है। क्या होता है, राइट सर्कुलर कोन होता है। डेफिनेशन, इफ द जनरेटर आर ऑलवेज, जनरेटर आप जानते हो, इस शंकु के पृष्ठ पर कोई भी सरल रेखा लो हमेशा क्या होती है, जनक रेखा होती है। ऑलवेज एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स स्ट्रेट लाइन, इस स्थिर रेखा से एक निश्चित दूरी पर रहती हो, तो आपके पास जो सरफेस जनरेट होता है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, सिलेंडर बोलते हैं। और कौन सा, राइट सर्कुलर सिलेंडर बोलते हैं। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एक्स है, ये आपके पास जनक है यानी कि जनरेटर है, और ये आपके पास जो अचर दूरी है वो आपके पास त्रिज्या है। तो ये 3 चीजें आपको ध्यान रखनी, ठीक है ना। वहां पर आपके पास जनरेट जो गाइडिंग करो वो ऐसा कुछ भी मिल सकता है, बट यहाँ पर आप देखोगे तो नीचे जो गाइडिंग वक्र है वो हमेशा क्या मिलेगा, एक वर्त मिलेगा। या आप ऐसे बोलें कि राइट सर्कुलर सिलेंडर को जब किसी समतल से और समतल कैसा होना चाहिए, एक्स जो एक्सिस है इसके लंबवत होना चाहिए, यानी एक्सिस के लंबवत सिलेंडर को जब किसी समतल से काटा जाता है तो हमेशा एक वर्त मिलेगा, हमेशा एक वर्त मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना वो समतल है, वो एक्सिस के लंबवत होना चाहिए। अगर उल्टा सुल्टा काट दिया है तो कुछ और भी आकृति मिल सकती है। तो ये आपके पास लिखा हुआ नहीं है, नेक्स्ट पढ़ेंगे कि जब आपके पास राइट सर्कुलर सिलेंडर को एक्सिस के लंबवत किसी समतल से काटा जाता है तो हमेशा एक वर्त मिलता है। तो ये भी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन सकता है।
तो वहां से ऑप्शन हो सकते हैं वर्थ है, दीर्घवर्थ है, आपके पास परवल्ला है, अति परवल्य है। तो ये ध्यान रखना है, इनमें से आपको हमेशा एक वर्थ मिलता है, तो इस चीज का भी थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। तो ये था आपकी क्लास आज, जो सिलेंडर बेलन की बेसिक क्लास, जिसमें डेफिनेशन देखी है और बेलन की समीकरण देखी है, और लास्ट में हमने डेफिनेशन देख ली है लंबवर्तीय बेलन क्या होता है। तो लास्ट क्लास यानी कि नेक्स्ट क्लास आपकी लास्ट क्लास रहेगी, तो उसमें जो बचे हुए कंसेप्ट हैं वो और अच्छे से देख लेंगे। तो यहाँ तक किसी साथी को कोई प्रकार की समस्या नहीं रहनी चाहिए, और बार बार रिवीजन करना है। और मैं एक बात वापस बोल रहा हूँ कि बुक ले आओ भी, बीएससी और एमएससी की बुक आपके पास होनी चाहिए। 11th 12th की चाहे आप ना भी रखो, वो आप चाहे कोई भी बुकलेट ले लो या कोई गाइड ले लो, बट बीएससी और एमएससी के आपके पास बुक होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन है वो वहीं से आने। बुक जेपीएच या नौकार जो आपने बीएससी एमएससी के दौरान पढ़ी हैं वही बुक रखो, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगभग क्वेश्चन वगैरह सेम ही है। अक्षय नागर जी बोल रहे हैं लड़ाई के दौरान लड़कियां बेलन ही उठाती हैं, आपके तो खाए हुए लगते हैं। बेलन का यूज अब कम हो गया है भाई, आज के टाइम में बेलन का यूज कम हो गया है। बेलन से काम चल जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, बट आजकल तो बेलन से भी खतरनाक हथियार आ गए हैं। ठीक है ना, तो बेलन वाला तो कोई समस्या